हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेहरू दोनों को मूर्ख बना सकते हैं। जो भारतीयों को हर दिन मूर्ख बना सकते हैं। 600 करोड़ रुपए की जो लूट है वो सरकारी बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि क्यों भरत तिवारी जैसे लोग वो खड़े होते हैं सिस्टम के अगेंस्ट और क्यों उनका इनकाउंटर हो जाता है। कैसे दो बाबू आराम से बड़े प्यार से 600 करोड़ की लूट कर चुके हैं और अब बोला जा रहा है कि इसमें 8 से 10 और बाबू वो नपने वाले हैं। इनकी जो प्रोसिक्यूशन का जो आदेश है वो सरकार से आ चुका है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या जो आईएएस अधिकारी हैं, क्या जो भारत का पुराना चलता हुआ तंत्र आ रहा है, ये मैकुले की एजुकेशन और कॉर्नवालिस का जो कोड है, क्या ये भारत को बिल्कुल खत्म करता जा रहा है? आप सोचिए, इतनी बेशर्मी है कि चोरी करने में ये तक नहीं सोचा गया कि यार कोई देखेगा तो बोलेगा कितने मूर्ख हो, ऐसे थोड़ी ना चोरी करते हैं। सीधा सरकारी बैंक अकाउंट से ही पैसा निकाल लिया। तो भाई, क्या ये भारत को बिल्कुल खत्म करने के कगार पे ले जाना चाहते हैं? और क्या ये सिर्फ भारत को लूट के सिर्फ अपने परिवार को ठीक करना चाहते हैं? बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। इज आईएएस फेलिंग इंडिया डेली? एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन सब के नाम ज़रा पहचानिए और अगर आप हरियाणा से हैं, आप पंजाब से हैं, आप चंडीगढ़ से हैं या आप इनके नाम जानते हैं या इनका कर्म कुछ भी जानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। पब्लिक डोमेन में पता होना चाहिए कितने महान लोग हैं और कितने महान काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग स्कैनर के अंडर हैं, इस 600 करोड़ स्कैम में। एक का नाम है मोहम्मद शाहीन, फिर है पंकज अग्रवाल। बाय द वे पंकज अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सीबीआई, ईडी, ये दोनों एजेंसी पड़ी हुई हैं और ये जो स्कैम है ये खुलता नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर के कारण खुला, वरना ना बैंक को पता था ना सरकार को पता था कि 600 करोड़ का स्कैम हो गया है और उनके ही अकाउंट से मतलब आपके मेरे टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उसी को ले लिया गया है आराम से और गमन करके उससे ज्वेलरी खरीद ली गई है, प्रॉपर्टी खरीद ली गई है। तो ये है मोहम्मद शाहीन, पंकज अग्रवाल, प्रदीप कुमार, राम कुमार सिंह, ये भी फंस चुके हैं। इन्हें इनका भी अरेस्ट हो चुका है। इसके बाद आते हैं विनीत गर्ग, इसके बाद साकेत कुमार, इसके बाद डीके बेहरा, इसके बाद मनी राम शर्मा। पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन है, किसी भी आर्टिकल से उठा लीजिए। इसके अलावा एक आईएफएस अधिकारी नवनीत कुमार श्रीवास्तव, ये भी अंडर स्कैनर हैं। इनके ऊपर रेड्स, क्वेश्चनिंग सब हो चुकी है। बट जो सूरमा है, ये हैं 2000 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल। तो ये पता नहीं स्कैम 600 करोड़ का है, 550 करोड़ का है या इससे बड़ा स्कैम है। और ये बार-बार न्यूज़ में आते जाते हैं क्योंकि ये राज्यसभा इलेक्शंस के टाइम में एक बार न्यूज़ में आए थे। सीनियर हरियाणा आईएएस ऑफिसर पंकज अग्रवाल अरेस्टेड बाय सीबीआई। सीबीआई भी मुलाजिम ही चला रहे हैं। तो सीबीआई जाके इनको अरेस्ट करती है, मतलब इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो कि आउट ऑफ द ब्लू होगा। तो पंकज अग्रवाल साहब ये बहुत मेहनत कर रहे थे। ये हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़ का, इस एरिया में बहुत मेहनत किया इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और ये मेहनत करते करते इन्होंने 60 करोड़ साइड में रख लिए भारत की किसी इमरजेंसी के लिए, कि भारत में कभी कोई आपदा आए, विपदा आए तो उसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। वो अलग बात है कि अपने बच्चों को फॉरेन सेटल ही करेंगे, अपने पैसे भी बाहर रखेंगे। और जितने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जितनी बेनामी संपत्तियां हैं, अनफिनिश्ड बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, जितने आपको महंगे-महंगे फ्लैट्स दिखते हैं, वो ऐसे ही लोगों के नाम पे आपको मिलेंगे। और जो नॉर्मल आदमी है, सैलरीड है, वो नॉर्मल घर नहीं ले पाता। बट देखिए, पंकज अग्रवाल साहब एक सिंपल बिज़नेसमैन हैं। इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बहुत सारे हार्ड अर्न्ड पैसा, अपने मम्मी-पापा का बहुत सारे साल लगाए, तो अब लूटेंगे ना दबा के। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के पैसे, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, क्या बात है, क्या बात है। ये ना मतलब जो हमारे खेतिहर हैं उनकी आय दुगुना कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा आईएएस आरके सिंह, ये लगभग 80 करोड़ रुपए पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से खा चुके हैं। ओके, सस्पेंड हुए फिर अरेस्ट हो गए। 2012 बैच आईएएस ऑफिसर, बहुत मेहनत की इन्होंने पंचायत में, पंचायत का पैसा पहले गमन किया होगा। फिर पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनरली मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब का जो काम है, आप ये सारे ऑर्गेनाइजेशन देखिए, मेजॉरिटी इनका काम ऐसा है कि 40% से 60% पैसा खाना। 100 रुपए का काम हुआ तो उसमें 40 खा लिया या 60 खा लिया, डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यार अपने
जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यूज़ करने के लिए कि भाई मैं अपने दोस्त से बात करके तेरी सेटल करा दूंगा, नोटिस वोटिस आ गया है तेरे ऊपर तो वो सेटल करा दूंगा, तू बस 3 करोड़ रुपए लेके आ जा, एनी विच वे। तो सीबीआई ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं, बट आप ये पूरी कहानी देखिए, क्योंकि ये कहानी पूरे हरियाणा के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रैटल कर रहा है। सीबीआई रजिस्टर्स एफआईआर इन हरियाणा's 550 करोड़ स्कैम, सस्पेंशंस रीशफल रैटल ब्यूरोक्रेसी। कोई बात नहीं। द ट्रिब्यून लिखता है अरेस्ट ऑफ 2 आईएएस ऑफिसर्स सेंड जिटर्स थ्रू हरियाणा ब्यूरोक्रेसी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर स्टेट में ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये जो नेक काम शुरू हुआ है, अगर ये बिहार में हो जाए तो किसी भरत तिवारी को खड़ा नहीं होना होता, सिस्टम को चैलेंज नहीं करना होता, गन नहीं उठाना पड़ता, और उसको पागल बोलने के बाद उसका इनकाउंटर नहीं करना पड़ता। आप समझिए, बैठ के जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उसके ऊपर ये अय्याशी करते हैं। अ, अगर आप इनसे ये क्वेश्चन पूछो कि यार ये काम क्यों नहीं होता, तो बोलते हैं इंडिया इज एन अनमैनेजेबल कंट्री। इंडिया में काम कैसे हो सकता है? इंडिया में यार हमारे पास बजट की कमी है, हमारे पास लोगों की कमी है। कमी तो हर चीज़ की है, बट आप देखिए कि सारी मिनिस्ट्रीज में आपको इनएफिशिएंसीज दिखेगी। आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये इनएफिशिएंसी तभी दिखेगी जब ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो। इसका मतलब भारत में ऐसे सिस्टम्स हैं जो काम कर सकते हैं। मिलिट्री काम करती है, सीएपीएफ काम करती है। सीएपीएफ ने जब अच्छा काम करना शुरू किया तो सीएपीएफ के ऊपर आके बड़े बड़े अधिकारी दिखा दिए, ये यूपीएससी क्लियर करने वाले आईएएस आईपीएस, इनको लाके बिठा दिया गया। तो एक एक करके मूट पॉइंट ये रहता है कि मैं पावर में रहूंगा, मैं सत्ता की मलाई चाटूंगा, सरकार कोई भी रहे, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा। और किसको खिलाऊंगा? सिर्फ अपने सर्कल को खिलाऊंगा, अपनी फैमिली को खिलाऊंगा, और खाते खाते देश को छोड़ दूंगा और अपने बच्चों को बाहर सेटल कर दूंगा। ये एक सिस्टम बन रखा है, और ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम है, जिसमें कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस इज द मेन गेम। और इसी का जो बिहेवियर है, अगर आप देखते ना कोई कांस्टेबल आपसे मिसबिहेव कर रहा हो या 200 रुपए 400 रुपए मारो, उन्होंने टारगेट दिया गया है यार, इतने पैसे लेके आओ। टॉप ब्यूरोक्रेसी उन्हें टारगेट दे के भेजती है कि इतने पैसे कमा के ला, क्यों नहीं ला रहा है? जा, तेरे को कनॉट प्लेस भेजा है, वहां से इतनी कमाई कर, तेरे से लिए थे ना 2 करोड़ रुपए वहां डालने के लिए, जा उतने पैसे कमा के लेके आ। तो एक बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है हरियाणा 592 to 661। भाई किसी को नहीं पता ये स्कैम कितना बड़ा है। स्कैम खुलता कैसे? वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट फंड्स इन हरियाणा। मतलब सोचिए, गवर्नमेंट के पैसे को बैंक से चोरी कर लिया। पब्लिक मनी बिलोंगिंग टू मल्टीपल हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। एक डिपार्टमेंट नहीं है, मल्टीपल हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के भी पैसे खा लिए डायरेक्टली। कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। मनी वॉज डाइवर्टेड यूजिंग फेक फिक्स डिपॉजिट, फोर्स डॉक्यूमेंट्स, अनऑथराइज चेक विड्रॉवल्स एंड शेल कंपनीज। अच्छा, तो यहां पे ये करते क्या हैं कि गवर्नमेंट के पैसे को निकालते हैं और गवर्नमेंट के पैसे को धीरे धीरे करके साइफन करते हैं, चाहे शेल कंपनी हो, चाहे कोई कॉरपोरेशन के नाम पे हो, चाहे किसी पार्टनरशिप के नाम पे हो। उसके बाद उस पैसे को निकाल के किसी जगह वापस लेयर करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर किसी और नई कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी कंपनी के इन्वेस्टर बन जाते हैं, या फिर सोना खरीद लेते हैं, या फिर कैश में निकाल लेते हैं, या फिर अपनी फैमिली के नाम पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करवा देते हैं। तो बहुत तरीके के स्कैम है, और जितने भी आपने स्कैम सुने होंगे, टिपिकली ब्यूरोक्रेसी ही इसको यूज करती है, वही बैठ के ये लॉज भी बनाती है। तो हम बोलते हैं ना, वो विजय माल्या भाग गया, विजय माल्या भाग गया। ये सारे माल्या अभी इंडिया में ही बैठे हैं, और इंडिया को एज वी स्पीक, जिस मिनट में ये वीडियो बना रहा हूं, जिस मिनट में आप ये देख रहे हैं, करोड़ों रुपए का गमन चल रहा है भारत में। डिफरेंट एजेंसीज हैव कोटेड डिफरेंट फिगर्स, 504 करोड़ से लेकर 661 करोड़ तक। सीबीआई, ईडी सब इसमें बैठे हुए। कहानी शुरू कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग February 2026 हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लोज सर्टन गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स। गवर्नमेंट ने बोला कि यार हमारे ये जो अकाउंट्स है इसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हमें पूरा पैसा मिल जाएगा। बट इनको पूरा पैसा मिलता नहीं है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा जब मिसिंग आता है तो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो दे स्टार्ट अ इंटरनल वेरिफिकेशन। उसके बाद पता चलता है कि भाई यहाँ पे विड्रॉल्स हुए हैं, बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं, और प्रॉपर ऑथराइजेशन से हुए हैं, मतलब सिग्नेचर्स के साथ हुए हैं, चेक से हुए हैं। इसमें पैसा देखिए आप, स्कूल का पैसा था, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का पैसा था, पंचायत का पैसा था, पावर जनरेशन का पैसा था, और भी हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट और 2 चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पैसे थे। 10 डिपार्टमेंट के पैसे गमन किए हैं लोगों ने। और इसमें जो बैंक इन्वॉल्व है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो नेचुरल सी बात है, इसका आरएम जो होगा, रिलेशनशिप मैनेजर, या कितनी सैलरी होती है आप मुझे कमेंट बता दीजिए, एक आरएम की या एक ब्रांच मैनेजर की। मुझे लगता है ₹1,00,000 तक होगी। आरएम की नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्रांच मैनेजर की ₹1,00,000 तो होगी। 1.5 लाख मान लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया तो। बट गेम ये करोड़ों का कर रहे थे, और ये करोड़ों का जो आइडिया है, ये
ये आइडिया आता ही ब्यूरोक्रेसी में है। क्योंकि कहीं किसी भी पोजीशन में आपको जब भेज दिया गया, आप रैंक निकाल लिए हैं, तो कोचिंग से पैसा-वैसा ले लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे? कहीं पे भी भेजा गया तो आप ढूँढेंगे ना यार पैसा कैसे कमाएँ? यहाँ कमाई नहीं हो रहा है, तो बैंक अकाउंट से ही पैसा निकलवा लो यार, ठीक है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच हेड, ब्रांच मैनेजर ये सब इन्वॉल्वड है। बट ये तो यार छोटे बच्चे हैं ना, ये क्या करेंगे? अगर कोई चेक आएगा 60 करोड़ का और उस पे जो डेजिग्नेट अथॉरिटी है उसका सिग्नेचर होगा, तो पैसे तो देने पड़ेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिगेटर अलेज दैट सर्टेन बैंक ऑफिशियल्स कंस्पायर्ड, बट ऐसा तो है नहीं ना, कंस्पायर्ड बट ऐसा तो है नहीं, इन्होंने ही इनिशिएट किया है। स्कैम हुआ है, उसमें ये इन्वॉल्व है, बट गेम कहाँ से हुआ है? IDFC First Bank later acknowledged unauthorized transaction by some employees and refunded a large portion of principal and interest to हरियाणा गवर्नमेंट। क्यों हरियाणा गवर्नमेंट से डर गए होंगे, तुरंत पैसा दे दिया इन्होंने कि भाई ज़्यादा पंगे वंगे नहीं लेने, है ना, फालतू में हमारे ऊपर भी रेड पड़ जाएंगे, रेड पड़ेगा तो वैसे ही हमारा स्टॉक पिटा रहता और पिट जाएंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेंटेन्ड ऑफिशियल अकाउंट्स इन IDFC और ये पैसा बोला गया था कि भाई देखिए बड़े बड़े मुलाजिमों ने क्या किया था, ब्लैंक और पार्शली कंप्लीटेड चेक, खाली चेक ब्लैंक पे साइन करके गुक्की डाल के आप दे देते हैं, आप अफसर हैं कि साहब 40 चेक पे साइन करके दे दीजिए। पे साइन करके दे दिया कि हाँ ड्यू प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं, अब हर दिन क्या मैं डेट डालूंगा और इसका चेक करूंगा, ठीक है, डाल के इसको छोड़ दिया गया था। हुआ क्या, ये सोच रहे थे कि भाई ये चेक वेक इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम अपने पैसे से और इंटरेस्ट कमा सकें, इसको फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। बट ये जो प्यारे प्यारे हमारे जो IAS अधिकारी हैं और बैंक एम्प्लॉय हैं, ये क्या करते हैं, ये विड्रॉ कर लेते हैं पैसा और पैसा गायब हो जाता है, कोई एफडी नहीं बनता, बस बोल दिया जाता है कि हाँ फेक एफडी बन गई है। इसके बाद क्या होता है, जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कुछ कॉरपोरेशंस में, कुछ बिल्डकॉन्स में, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी, कोई प्रॉपर्टी की कंपनी। उसके बाद ये पैसा चले जाता है प्राइवेट फर्म्स में, फिर बेनामी अकाउंट्स में, और फिर लेयर होके धीरे धीरे, मतलब पैसा कहीं से निकलेगा भाई तो सही, अब ट्रांसफर तो हो गया एक लेयर से दूसरे लेयर से दूसरे लेयर, अब फाइनली आके इंटीग्रेशन का फेज आया। इंटीग्रेशन मतलब वापस से पैसा मेरे हाथ में आएगा, चोरी तो मैंने ही करवाई है पूरी, अब पैसा मेरे पास कैसे आएगा? तो जब फाइनली कोई बेनामी अकाउंट से या किसी रैंडम अकाउंट से मेरे पास पैसा आएगा तो क्या होगा, या तो कैश में मुझे ज्वेलरी दे दी जाएगी, या फिर एक बड़ा सा ज़मीन का पट्टा दे दिया जाएगा, या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, या कोई लग्जरी, अब 4-5 रोलेक्स आपको दे दिया, एक बढ़िया से आपके लिए गाड़ी खरीद दी, बच्चे की ट्रिप वगैरह करवा दी, ऐसे ऐसे करके यार 50 लाख तो ऐसे ही खा जाता है, ठीक है। बाकी एक लेजेंडर आपके घर भेज दी, तो ये सब तरीके से कंपनी आपको पैसा दे देगी। तो सीबीआई एंड ईडी अलेज दैट शेल फर्म्स एक्टेड एज लॉन्ड्रिंग व्हीकल्स, पर्टिकुलरली इसमें स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट का नाम आया। 300 करोड़ 300 करोड़ इसी एक कंपनी से पास ऑन हुई है। हमने एक चीज देखी अभी रिसेंट टाइम्स में, राम मंदिर से जो रिलेटेड लूट आ रहा है उसके ऊपर हमने एक पैटर्न देखा। पैटर्न ये था कि 4 करोड़ की ज़मीन 40 करोड़ में खरीद लो। फिर हमने एक मध्य प्रदेश से केस देखा। मध्य प्रदेश के केस में आप देखिए कि उज्जैन में वो ज़मीन तब ली गई थी जब वो डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आए थे, जब वो मास्टर प्लान किसी को पता नहीं था, ताकि जब मास्टर प्लान अनाउंस हो तो तुरंत एक ही दिन में 10x पैसे हो जाएं। फिर बीजेपी ने एलिगेशन लगाए ये प्रियांक खड़गे वगैरह पे, इनका भी सेम स्कैम, बिल्कुल सेम स्कैम। मतलब कांग्रेस, बीजेपी, पॉलिटिशियंस ये सब स्कैम करते हैं और हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये भी स्कैम कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स तो यार देखिए कितने कॉन्फिडेंट है, सीधा अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, क्योंकि पता है यार पार्टियां आती जाती रहेंगी, पॉलिटिशियन बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, भरत तिवारी मारे जाएंगे, बट हम तो पावर में रहेंगे। ठीक है, अब ये सारा ज्वेलरी, बिल्डर्स, एसोसिएटेड कंपनीज, फैमिली मेंबर्स, इनके थ्रू ये सारा पैसा आ गया। बैंक ऑफिशियल्स इसमें कुछ इन्वॉल्व है, ऋषभ, बट यू नो दे आर जस्ट पॉन्स। ठीक है, आप ये चीज़ समझ लीजिए। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ऑब्वियसली जो बिल्डर्स हैं, जिनकी कंपनी है, फैमिलीज हैं, इनके एसोसिएट्स हैं, कोई क्लोज दोस्त या भाई होगा जो आराम से आपके पैसे बनवा रहा है। आप IAS IPS के दोस्त हैं, आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, बट ये देखिए राम कुमार सिंह साहब, ये हैं असली खिलाड़ी, असली धुरंधर। एक साइड में हम देखते हैं कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उसमें स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेटर हैं, कभी वो टेररिस्ट बन के जाते हैं, ठीक है, कभी SG के ऑपरेटर्स आते हैं। वो यार अपनी पूरी ज़िंदगी है ना शैडोज़ में रहते हैं। वो ये सोच रहे हैं देश के भले के लिए हम लड़ रहे हैं ना, सीने पर गोली खा लेंगे, ठीक है, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके। ये भैया बैठे हैं पंचकुला डेवलपमेंट करने के लिए, पंचायत डेवलपमेंट करने के लिए, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैठे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने दबा के चोरी की होगी। ये मतलब डाउट हो रहा है मेरी बातों पे, या आपको नहीं पता ये सारी बातें? तो आप मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में कैसे पैसा नहीं खा सकते? क्वेश्चन तो ये बनता है कि आप इतने कैसे, मतलब जनरली क्या होता है कि ऐसे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में
जो नॉन करप्ट हैं उनको भेजा ही नहीं जाता है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट भेजा ही नहीं जाता। कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स आर सेंट टू दिस पंचायत डिपार्टमेंट। हमें पता है यार, खुली लूट होगी यहाँ पे, लूट खसूट होगी। तो यार आपको अगर एमओडी भेज देंगे तो वहाँ आपकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपको किसी सीरियस डिपार्टमेंट भेज देंगे, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज देंगे, वहाँ स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होगी, कभी भी चेक्स एंड बैलेंस हो जाएगा। सेंटर में भेज देंगे तो प्रॉब्लम है। तो जितना दूर हो सके, गांव देहात जहाँ पे लाट साहेब कल्चर चले, वहाँ पे दबा के गमन करिए और अपनी सिटी को बर्बाद करके रखिए। उसमें गलत गलत जगह पार्सल्स ऑफ लैंड काटिए, किसी की इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ कर दीजिए, किसी को लैंड डेवलपमेंट का जो अगला आने वाला प्लान है वो दे दीजिए। कुछ भी करके आप पैसा दिन रात कमाते हैं, छापते हैं। तो छापने के अलावा इनको ऐसा लगा कि बैंक अकाउंट को क्यों छोड़े। इसके अलावा भाई हमारे पंकज अग्रवाल साहब, ये अभी यंग है भाई, 2000 बैच के और 2012 बैच के, ये सभी सब यंग लोग हैं, ठीक है, देश की सेवा करने के लिए। ये बॉर्डर पे नहीं जाते, ये यहीं पे स्कूल का पैसा, खेतियर का पैसा, बच्चों का पैसा, कोई भी पैसा ये खा सकते हैं, बशर्ते इनको एक अकाउंट मिल जाए। ये फेक एफडी आपके नाम पे बना देंगे। और ये सब हमारे जो महानुभाव हैं, ये जो अगले धुरंधर हैं, बोला जा रहा है इनकी लिस्ट आ रही है। आपको पता है क्या कि अगर ऐसी लिस्ट बनना शुरू हो जाए ना हर स्टेट में, तो हाहाकार हो जाएगा कि सरकार चलाएगा कौन। आप समझ रहे हैं? और इसीलिए जब भारतीय सेना पे अग्निवीर लाया गया, तो अग्निवीर योजना से भारतीय सेना जवान होती है, यंग होती है, इससे पैसे भी बचते हैं। तो क्या आईएएस और आईपीएस अधिकारी को भी 4 साल में रिटायर नहीं कर देना चाहिए? वही 1/4 को ही हम रखेंगे, बाकी 3/4 को हम भगा देंगे। इतना एक्सपीरियंस मिल गया और 12-12 लाख रुपए इनको दे दीजिए कि अब जाके अपना कोचिंग खोलो बाबू। वैसे भी तुम लोग का कोचिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और हाँ, मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर एक्सपोज खान सर, एक्सपोज कोचिंग माफिया, एक्सपोज दिस सर, दैट सर। आपको एक बात बताऊं, जस्ट थिंक अबाउट इट, हैव सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि खान सर अच्छे हैं, खान सर खराब हैं, कोई बोलेगा अमित किलोर अच्छे हैं, कोई बोलेगा अमित किलोर खराब है, कोई बोलेगा दिवकृति सर अच्छे हैं, खराब हैं, ओझा सर अच्छे हैं, खराब है। सोचो ज़रा, ये सारे टीचर्स कौन है? थिंक अबाउट इट। देखो यार, दिवकृति सर एग्ज़ाम निकाल रखा है, ठीक है, आ जाओ किलोर सर, इंटरव्यूज़ दे रखे हैं, मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं। खान सर मोस्टली गरीब जो बच्चों को केटर करते थे, और जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं, है ना, ही इज़ नॉट अ यूपीएससी फैकल्टी। उनकी फ्रैंकली ऐसी एजुकेशन, मतलब नॉट टू डिग्रेड हिम, बहुत वो पढ़े लिखे हैं, बट उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है और जो वो पढ़ाते हैं, उनके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ मोस्टली टू क्रैक ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स, ठीक है, रेलवे वगैरह की भर्ती होती है। आई फ्रैंकली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। बट जब आप अमित किलोर को देखते हो, विकास दिवकृति को देखते हो, या फिर आप वाजीराम के किसी फैकल्टी को देख लो, या आप नेक्स्ट के किसी फैकल्टी को देख लो, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि majority of them, I will not say, मैं another scam आपके सामने नहीं बताना चाहता, but majority of them would have given at least a civil services mains, ठीक है। और फॉर्चुनेट होते हैं वो बच्चे जिनको 4-5 मेंस लिखा हुआ या 4 मेंस लिखा हुआ, 2 इंटरव्यू दिया हुआ कोई बंदा मिल जाए। फॉर्चुनेट होते हैं, क्योंकि ऐसे टीचर नहीं मिलते, बहुत रेयरिटी है ना। ऐसे बंदे यार देश वेश छोड़ देते हैं, या कोई दूसरी जॉब ले लेते हैं, या कोई स्टेट के एग्जाम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे टीचर नहीं बचते जो इंटरव्यू लेवल तक गए हैं या 2-3 मेंस भी लिखा है, ठीक है। आपको जनरली प्रीलिम फेल टीचर्स बहुत मिल जाएंगे, या फिर वो प्रोफेसर उठा लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, वो आके जिनको खुद प्रीलिम नहीं निकालना आता वो पढ़ा रहे होते हैं। बट आप इंटर्न ये सोचो कि जितनी ये फैकल्टी बनी है, जितनी ये कोचिंग बनी है, बनी कैसे है? ये बनी इसलिए है क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब जहाँ पढ़ाई होती है, और जो एग्जामिनेशन है, उसके बीच में एक गैप रखा गया है। और ये बाई सिस्टमैटिक प्लानिंग ये रखा गया है, और ये आईएएस अधिकारियों ने किया है, बड़ी फ्रैंकली। ये गैप इसलिए रखा गया है ताकि वो कोचिंग बन पाए, वो कोचिंग में धंधा बने, पैसा बने, और बच्चे 4-5 साल, ये आपको क्या लगता है ये 32 साल तक का एज और 6 अटेम्प्ट क्यों दे रखे हैं? इट इज़ जस्ट टू यूथ को मूर्ख बनाने के लिए, 6-8 साल अपने लाइफ के बर्बाद करो। फ्रैंकली मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल मैक्स, इस इकोनॉमी में 2 साल मैक्स। 2 साल के बाद 2.5 साल हो गया, चलो कोई बात नहीं, बट 3 साल मत होने दीजिएगा, अपनी लाइफ मत बर्बाद करिएगा। मैंने वो लाइफ बर्बाद की है। वो मैं अमित सर का एक वीडियो देख रहा था नीतू मैम के साथ, वो क्या, जैसे नीतू मैम है, वो मैथ्स की टीचर है, एसएससी की, ठीक है। अब उनको आप जबरदस्ती लाके यूपीएससी में घुसाओगे, या अभिनय सर को यूपीएससी में घुसाओगे, है ना। अवस्थी सर यूपीएससी की फैकल्टी है, ठीक है। तो सब अलग अलग जॉनर है, हर जगह फैकल्टी कैसे बने हुए, हर जगह कोचिंग सेंटर कैसे बनेंगे, ये सोचने की बात है, क्योंकि ये हैं हमारे देश के सेवक।
ये जो देश के सेवक हैं, कभी अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, कभी ये एग्ज़ाम और पढ़ाई के बीच में इतना गैप बना देते हैं कि कोचिंग का स्पेस बने और कभी-कभी ये लोग नीट भी लीक करा देते हैं। बिना इनके नीट लीक ही नहीं हो सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।